बट देश की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज हम बंगाल में हुए एक बहुत बड़े विवाद की पड़ताल करेंगे, जहां चुनाव से ठीक पहले लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से ही हटा दिए गए। ये नंबर देखिए, 91 लाख। चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में इतने वोटर्स के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। सोचिए, उनका वोट देने का अधिकार उनसे बिना पूछे, बिना कोई ठोस वजह बताए छीन लिया गया। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? एक तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि ये तो सिर्फ एक रूटीन क्लीनअप था, मतदाता सूची की एक सामान्य साफ सफाई। वहीं दूसरी तरफ आलोचक इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बता रहे हैं। तो क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया थी या फिर वोटर्स को जानबूझकर उनके अधिकार से दूर रखने की एक सोची समझी साजिश? इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए चलिए इसे कुछ हिस्सों में तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये नाम हटाए कैसे गए। फिर हम डेटा की गहराई में जाएंगे, ये पता लगाने के लिए कि आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। हम उन लोगों की कहानियां भी जानेंगे जिन पर इसका सीधा असर पड़ा, और ये भी समझेंगे कि हमारी संस्थाओं ने इसमें क्या भूमिका निभाई। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भविष्य के चुनावों के लिए एक नया फॉर्मूला बन सकता है? तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े नंबर से। 91 लाख नाम हटाए गए, और कमाल की बात यह है कि इनमें से 27 लाख लोगों ने बाकायदा सबूतों के साथ अपील भी की कि उनका नाम गलत तरीके से काटा गया है। लेकिन उनकी सुनवाई कब होगी? चुनाव के बाद। मतलब इस चुनाव में वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो ये 91 लाख नाम हटाए तो गए, लेकिन सवाल ये है कि किस प्रक्रिया के तहत? इस पूरे विवाद के केंद्र में है चुनाव आयोग का एक प्रोसेस जिसे कहते हैं SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चलिए समझते हैं कि आखिर है क्या और इस बार ये इतना विवादास्पद क्यों बन गया। वैसे तो SIR एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया होती है। चुनाव आयोग समय समय पर वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। जो लोग अब नहीं रहे उनके नाम हटाना, डुप्लीकेट नाम हटाना या किसी का पता बदलना, ये एक रूटीन क्लेरिकल काम है। लेकिन बंगाल में जो हुआ वो बिल्कुल भी रूटीन या सामान्य नहीं था। चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले एक बिल्कुल नई और बिना टेस्ट की हुई प्रक्रिया शुरू की गई। एक नए सॉफ्टवेयर ERONET का इस्तेमाल करके तार्किक विसंगतियों के आधार पर, मतलब नाम या पते में जरा से अंतर जैसी छोटी मोटी बातों पर, लाखों वोटर्स को निर्णयाधीन या अंडर एडजुडिकेशन नाम की एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया। और उनका क्या होगा इसका फैसला करने के लिए मौजूदा अधिकारियों को बाईपास करके एक पूरी तरह से नई व्यवस्था बना दी गई। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, डेटा, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और जब हम इन विलोपनों के आंकड़ों और पैटर्न को देखते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। चलिए इन आंकड़ों की पड़ताल करते हैं। जिन 91 लाख लोगों के नाम हटाए गए उनमें से 34% मुस्लिम समुदाय से थे, जबकि बंगाल की कुल आबादी में मुस्लिम सिर्फ 27% हैं। ये आंकड़ा खुद ही एक बड़े असंतुलन की तरफ इशारा करता है। आप जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये आंकड़े तो और भी हैरान करने वाले हैं। जैसे मानिकचक, जहां लगभग 50% वोटर मुस्लिम हैं, वहां निर्णयाधीन लिस्ट में रखे गए 97.4% लोग मुस्लिम थे। या फिर शमशेरगंज, जहां 82% मुस्लिम वोटर हैं, वहां यह आंकड़ा 98.8% तक पहुंच गया। सवाल ये उठता है कि कोई न्यूट्रल सॉफ्टवेयर ऐसे टारगेटेड नतीजे कैसे दे सकता है? ऑल्ट न्यूज के एनालिसिस में भी एक बहुत दिलचस्प पैटर्न सामने आया। बहरामपुर, एक ऐसी सीट जो भाजपा ने जीती थी, वहां निर्णयाधीन लिस्ट में डाले जाने की दर सिर्फ 4.7% थी। अब इसकी तुलना उन सीटों से कीजिए जहां TMC बहुत कम वोटों से जीती थी। शमशेरगंज में 1,07,000 वोटर्स को और मानिकचक में 65,000 से ज्यादा वोटर्स को निर्णयाधीन लिस्ट में डाल दिया गया। ये पैटर्न इतना साफ है कि इसे महज एक संयोग मारना बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे असली लोग हैं, उनकी कहानियां हैं, जिनकी नागरिकता पर एक सॉफ्टवेयर ने सवाल खड़ा कर दिया। ये हैं जस्टिस शादुल्ला मुंशी, कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज। सोचिए, उनका नाम भी लिस्ट से हटा दिया गया था। उनका नाम तो तब वापस जोड़ा गया जब मीडिया में इस खबर पे हंगामा हुआ। और ये कहानी देखिए, विंग कमांडर M शमीम अख्तर, एक कारगिल वॉर हीरो, बिना किसी सुनवाई के उनका नाम हटा दिया गया। और जिस देश के लिए वो लड़े, उसी देश में उनसे अपनी नागरिकता साबित करने को कहा गया। ये कहानी है अशरफुल हक की, एक रिटायर्ड टीचर जिन्होंने 12 चुनावों में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर काम किया है। आज वो खुद अपना वोट नहीं डाल सकते क्योंकि उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। जब देश में ऐसा कुछ होता है तो सबकी उम्मीदें देश की सबसे बड़ी संस्थाओं पर टिक जाती हैं। आइए देखते हैं कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत ही अहम थी। कोर्ट ने ही चुनाव आयोग को चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले SIR की इजाजत दी। उन्होंने ही इस नए और बिना टेस्ट किए हुए ERONET सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को मंजूरी दी। कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार
आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके एक नई एजुडिकेशन व्यवस्था को भी अधिकृत किया और आखिर में कोर्ट का अंतिम आदेश आया कि जिनके नाम हटाए गए हैं वो हटे ही रहेंगे और वो इस चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे। इस फैसले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी तुलना कुख्यात एडीएम जबलपुर केस से की जा रही है। ये 1976 का वो मामला था जब इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पे आते हैं, इस पूरी घटना का भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या ये आने वाले चुनावों के लिए एक नया मॉडल बन सकता है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2021 में बंगाल की 36 सीटें 5% से भी कम के मार्जिन से जीती या हारी गई थीं, और इस बार हटाए गए 27 लाख अपीलकर्ता वोटर भी कुल वोटर्स का लगभग 5% ही हैं। अब जरा सोचिए, अगर इन नामों को रणनीतिक रूप से इन्हीं कुछ सीटों पर हटाया जाए तो चुनाव का नतीजा तो सीधे सीधे बदला जा सकता है। और असली चिंता यही है कि अगर बंगाल का ये SIR फॉर्मूला सफल हो जाता है, मतलब आप चुनाव से ठीक पहले एक राज्य की वोटर लिस्ट को 12% तक कम कर सकते हैं और आपको कोई रोकता नहीं, तो इसे दूसरे राज्यों में भी कट कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर किसी चुनाव का नतीजा वोटिंग शुरू होने से पहले ही प्रभावित किया जा सकता है, तो फिर उस लोकतंत्र का भविष्य क्या है जिसके हम सब हिस्सेदार हैं?